हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं कि अक्रूड या अनबिल्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड और डेफर्ड रेवेन्यू में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आपने देखा हो कई बार कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि अक्रूड और अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है। देखिए, जब भी कंपनी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, करेक्ट, और उसके अगेंस्ट हमको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं होता है या फिर हमने इन्वॉइस रेज नहीं किया होता है, ठीक है, एट द ईयर एंड, क्योंकि ये जनरली ये जो एंट्रीज होते हैं ये ईयर एंड पे ही पास की जाती हैं, तो उस केस में हम अनबिल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि इनवॉइस इशू हुआ है, नहीं हुआ, आपका मनी रिसीव्ड हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन आपने गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम जो है वो अर्न हो चुकी है। तो इसलिए हम एट द ईयर एंड जनरली ये एंट्रीज पास की जाती हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कंपनी ने कंसल्टिंग सर्विसेज दी है 10,000 की इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, लेकिन क्लाइंट इसकी पेमेंट करेगा कब? अप्रैल में। तो हमारी मार्च के मंथ में ये इनकम अर्न हो चुकी है, करेक्ट, और इसके लिए हम इसको एज ए अक्रूड इनकम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, और जब इसका कैश रिसीव हो जाएगा तो उससे एडजस्ट कर देंगे। अब ये वाली एंट्री हम पास क्यों क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका जो कनेक्शंस होता है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू होता है, क्योंकि हमारा अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलता है, इसलिए हम ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं एट द ईयर एंड। ओके, अब एक चीज़ समझते हैं कि जनरली बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि वाई अक्रूड इनकम इज यूजली नॉट रिकॉर्डेड थ्रू डेटर्स, राइट। अब एक चीज़ समझो, अगर आप ईयर एंड पे खड़े हो, अगर आपका इन्वॉइस ही रेज नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप उसे डेटर में कैसे ले जाओगे? या फिर अगर आपको डेटर ही पता नहीं है उस केस में, बट आपने गुड्स एंड सर्विसेज दे दी हैं उसको, तो तब भी उस केस में आप अक्रूड इनकम ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स के अंदर, ठीक है। और जनरली जो अक्रूड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए आया था। किससे? कि मान लो आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो अब इसमें आपको सेल तो नहीं कर रहे हो ना, बट आपको एक्चुअली इनकम है आपकी, बेशक ये अदर इनकम ही क्यों ना हो। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप ये जो एंट्री है अक्रूड इनकम की, इस केस में आप रिकॉर्ड करोगे कैसे? जैसे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम की जगह कमीशन इनकम भी हो सकती है, ठीक है, ब्रोकरेज की भी हो सकती है, तो आप इसी तरीके से इसकी एंट्री पास करोगे। तो ये हो गया आपका कि अक्रूड और या अनबिल्ड रेवेन्यू किसे कहते हैं, ठीक है। आप इसको अक्रूड भी बोल सकते हो, अनबिल्ड भी बोल सकते हो, बोथ आर द सेम मीनिंग। आप समझते हैं कि अनअर्न्ड और डेफर्ड रेवेन्यू में क्या मतलब दोनों सेम ही मतलब है। बता रहा हूँ कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अनअर्न्ड बोलो या डेफर्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इसका जो ट्रिगर पॉइंट क्या है कि जब अभी आपको कंपनी को पैसा रिसीव होता है एडवांस में, बट गुड्स एंड सर्विसेज अभी नहीं दिया है आपने, तो इनवॉइस इशू हुआ है, नो, तो ये इस केस में इररेलेवेंट होता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये इस केस में इररेलेवेंट होता है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। एंड इस केस में मनी रिसीव होना इंपॉर्टेंट है और गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जाने चाहिए, तो तब हम जाके ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू की। और डेफर्ड रेवेन्यू आप समझ सकते हो कि हमें पैसा पहले से मिल गया, तो ये हमारी लायबिलिटी है एट द ईयर एंड, करेक्ट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये जिम का सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि जिम की पेमेंट्स हम एडवांस में ही दे के चलते हैं। तो उस केस में क्या, मान लो किसी बंदे ने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है 6,000 रुपये का पेमेंट देके, तो अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूँ तो ईयर एंड पे तो वो मेरे लिए क्या है? अनअर्न्ड रेवेन्यू है ना, मतलब मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी मैं उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता, ये मेरे अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो इसलिए हम इसको अनअर्न्ड या डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं, क्योंकि हमें इसे डेफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उस पीरियड का नहीं है जो हमें रिसीव हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब अगेन ये क्यों मैटर करता है? अब इसका अगेन कॉन्सेप्ट हमारा कनेक्टेड है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जिसकी वजह से हमें ये एंट्री पास करनी पड़ती है। अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स, ये दो चीज़ें हिट होती हैं, इसलिए हमें इसका अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें एडवांस रिसीव हुआ है और गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो गए हैं सेम मंथ में, तो इट इज़ नॉट अ अनअर्न्ड रेवेन्यू, करेक्ट, क्योंकि हमें दोनों चीज़ सेम मंथ में रिसीव हो गई, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना एक दूसरे से, तो हम इसलिए इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू में कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू इसका क्रिएट नहीं करेंगे। अब सपोज एक एग्जांपल और है, टेनेंट आपको 50,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, ठीक है, तो अगेन ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि सारे एडवांसेस रेवेन्यू का पार्ट नहीं होते ना, ये एक रीज़न है। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने कवर किया यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं, जैसे हमने इसकी देखी थी अनबिल्ड वाले की। तो सबसे पहले जब हमारे पास पैसा आता है, तो सपोज हमारे पास मार्च में पैसा रिसीव हुआ, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू, करेक्ट। अब नेक्स्ट मंथ से इसका टिकटॉक स्टार्ट हो जाएगा हर महीने, तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसका, तो अप्रैल में हम क्या एंट्री पास करेंगे? इससे एडजस्ट करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू जो हमारा था, तो डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, तो हम इस तरीके से इसकी एंट्री पास करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है आपका ये अक्रूड और अनबिल्ड, करेक्ट। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, करेक्ट, ये पूरे पेज पे आ गया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।